सो हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस टू चेंज इज नोन एज इनर्शिया, है ना। सो इनर्शिया अच्छी चीज का भी हो सकता है। कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो पूरे टाइम पढ़ते ही रहते हैं, है ना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फुल टाइम पढ़ते रहते हैं, उनके पेरेंट्स उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के बोलते हैं बेटा थोड़ा टीवी देख ले, थोड़ा मस्ती कर ले, पूरे टाइम एक ही कमरे में बंद रह के पढ़ते रहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है कि भाई थोड़ा चेंज हो जाओ, थोड़ा टीवी भी देख लो, थोड़ा घूम के आ जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो। उन पे इस तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर ही घूमते रहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते, उन पे अलग तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स तो दोनों को ही लगाना पड़ता है, एक को पढ़ाई की तरफ लगाना पड़ता है, एक को पढ़ाई से हटने के लिए लगाना पड़ता है। इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, इतने एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। इनर्शिया का मतलब पता चल गया सबको? वेरी गुड। चलो वेरी गुड। अब हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिफाइन करने जा रहे हैं। सो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बिल्कुल, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट किया, ठीक है। न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियोस के स्टेटमेंट को, गैलीलियोस के जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे उनको मॉडिफाई किया थोड़ा और उसको रिप्रेजेंट किया। गैलीलियो ने इनर्शिया तक बता दिया था, न्यूटन्स ने क्या किया, एक लाइन और ऐड करी और उसको रिप्रेजेंट किया। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, if a body is in rest, it wants to remain in rest. And if a body is in motion, it wants to remain in motion. Unless or until it is compelled by तू चंगा बड़ा लगी ता इरिटेट करा मैं। ये महेश कौन है? महेश कौन है? महेश बेटा इस तरह की गलती नहीं करो, अगली बार ध्यान रखो। ऐसी मिस्टेक अगर होगी तो मैं सीधा रिमूव कर दूंगा, फिर मैं आगे की कोई मीटिंग अटेंड करने नहीं दूंगा, ठीक है। इस तरह की नॉनसेंस मेरे को नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम। कॉन्टिन्यूसली आप सॉन्ग बजा रहे हो, अपने घर पे बजाओ। क्लास अटेंड करने आए हो तो क्लास अटेंड करो। गलत टाइम पे गलत काम करोगे तो सही कैसे होगा? ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखो, इस तरह की नॉनसेंस क्लास में मत करो। अगली बार रिपीट होगी तो मैं फिर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लूंगा।
चलो, unless or until it is compelled by some unbalanced external force. So this is first law of न्यूटन. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. सपोज करो मेरी कोई बॉडी है और अगर ये मूव कर रही है, सपोज ये रेस्ट पे है, इनिशियली इट इज एट रेस्ट. अगर मेरे को इसको मूव करना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. I have to apply the external force on this body so that this will move in this direction. ठीक है. सपोज कोई बॉडी मोशन में है ऑलरेडी, उसको स्टॉप करना है. अगेन मुझे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि मैं इस बॉडी को स्टॉप कर सकूं. ठीक है. तो बेसिक आइडिया आपको पता चल गया होगा. एक्चुअली ये पार्ट आप 9th क्लास में भी पढ़ते हो. 9th क्लास में ये सब आप पढ़ के आते हो. फिर भी मैंने सोचा आपको एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आता है. सो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को अब हम लिख के देखते हैं. नेट फोर्स which is equal to mass into acceleration. अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0. So I can say that if a body is in rest or if a body is moving with a uniform speed, then net force on the body is always 0. ठीक है. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, सपोज कोई कार है और ये कार 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और लेट्स से 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. With a constant velocity, this car is moving in this direction. So I can say that net force on this car is equal to 0. Net force on this car is 0 because velocity is constant. If velocity is constant, acceleration is 0. If acceleration is 0, then net force is 0. ठीक है. सो ये वाले चैप्टर में हमें फोर्सेस की स्टडी करनी है और फोर्सेस की स्टडी करने के लिए हमें बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे शो करने आने चाहिए. बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो हमें शो करने आने चाहिए. और इसके लिए हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. इसके लिए हम क्या स्टडी करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम. दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टडी द फ्री बॉडी डायग्राम. हमें फ्री बॉडी डायग्राम क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें फोर्सेस को शो करना आना चाहिए. फ्री बॉडी डायग्राम हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें किसी भी बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें शो करना आना चाहिए. तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें सिस्टम डिसाइड करना होता है कि हम किसको सिस्टम मान रहे हैं. अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्री बॉडी डायग्राम वाला जो पार्ट है, एफबीडी जिसको हम बोलते हैं, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर आ गया. ठीक है. दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. Once you have learned how to draw the free body diagram of any body, then you can solve any kind of problem in Newton's law of motion. ठीक है.
हाँ, देखो सबसे पहले कौन आया था? एरिस्टोटेल आया। एरिस्टोटेल ने क्या बताया? एरिस्टोटेल ने ये बताया था कि किसी भी बॉडी को अगर हमें मूव कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन गैलीलियो ने क्या किया, उस सरफेस का फ्रिक्शन ही खत्म कर दिया, और फ्रिक्शन को खत्म करके गैलीलियो ने यह शो कर दिया कि हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है अगर आपकी जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है तो। ठीक है, तो गैलीलियो ने ये बताया अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मोशन में तो मोशन में ही है, अगर आपका सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो। न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को मॉडिफाई किया। न्यूटन ने दोनों का दिमाग लगाया, उसने गैलीलियो का भी दिमाग लगाया और एरिस्टोटेल का भी दिमाग लगाया। तो दोनों के आइडियाज को कंबाइन करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बनाया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। मतलब किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड है, किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी मुझे एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूटन ने दोनों के स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके अपना एक नया स्टेटमेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फोर्सेस को स्टडी करने के लिए, है ना, क्योंकि हम काइनेटिक्स का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और काइनेटिक्स में फोर्सेस की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो फोर्सेस को स्टडी करने के लिए हमें फोर्सेस को ड्रॉ करना आना चाहिए, किसी भी बॉडी पे फोर्सेस को शो करना आना चाहिए। इसलिए हम अब पढ़ने जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ जाएगा किसी भी बॉडी का, सो वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां से आपका काइनेटिक्स का पार्ट स्टार्ट हो गया है। अभी तक हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ते थे खाली। काइनेमेटिक्स में हम एक्सेलरेशन निकालते थे, वेलोसिटी निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, ये सब पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन अभी तक हमने फोर्स की बात कहीं पे नहीं की। लेकिन अब हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया है, तो हम सारी बातें फोर्सेस की करेंगे। और फोर्सेस की जब बातें करेंगे तो फोर्सेस को ड्रॉ करना आना चाहिए हमको, कौन सी बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, किस टाइप का फोर्स लग रहा है, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, और बॉडी में फोर्सेस को कैसे शो करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। और इन सबको स्टडी करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम समझना पड़ेगा। हमें नेचर में कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं ये पता चलना चाहिए। कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं नेचर में, बताओ? नेचर में कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस लगते हैं? कौन बताएगा? व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर? फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड is your nuclear force, and fourth is your weak force. So these are all the fundamental forces in nature. So हमें fundamental forces के बारे में पता होना चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं तो ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही लगती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन वाला जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस के साथ हम फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे, और उनके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बस इतना ही पढ़ना है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर का, ठीक है, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबको यहां तक क्लियर हो गया? कल से हम प्योर फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।